हेलो स्टूडेंट, ये वेक्टर एंड 3D का पार्ट 3 वीडियो है। मैंने पार्ट 2 वीडियो में वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बतलाया था, और मैं पार्ट 3 वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक बार हम जानते हैं कि वेक्टर का व्यापक रूप एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप होता है, और इस वेक्टर का मापांक होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर का इकाई सदिश होता है कि वेक्टर और उसके मापांक में भाग दे दीजिए। तो वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, जहाँ एक्स वाई जेड आई कैप जेड जे कैप और के कैप के क्या है, अदिश गुणन है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो आई कैप जे कैप और के कैप है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष के एलोंग इकाई सदिश है। कौन सदिश है? इकाई सदिश। एक्स अक्ष के दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप, इकाई सदिश है। कौन सदिश है? तो ये प्राप्त हो गया इकाई सदिश। कौन सदिश? वेक्टर में उसके मापांक से भाग दिए तो इकाई सदिश प्राप्त हो गया। तो यह इसको बाई पार्ट कर दीजिए, एक्स आई कैप बाटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे के, फिर जेड बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के क्या। आप इसको जैसे ए प्लस बी बाई सी हो तो इसको लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी। उसी प्रकार एक्स बटा रूट अंडर वाई बटा रूट अंडर और जेड बटा रूट अंडर ऐसा लिख दिए। इससे क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स? हम बोल सकते हैं कि जो ये आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप मतलब एक्स अक्ष के दिशा के एलोंग इकाई सदिश, वाई अक्ष के दिशा के एलोंग इकाई सदिश कौन है? जे कैप, और जेड अक्ष के दिशा में के कैप। तो ये जो प्राप्त हुआ एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटा में रूट अंडर ये, और जेड बटा में रूट अंडर यही चीज़। तो ये इसको कहते हैं दिक्कोजिया डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे वेक्टर की सहायता से डायरेक्शन कोसाइन निकलता है, और कोई वेक्टर एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाए तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको भी डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसको एल एम एन कहा जाता है। इसको ये दोनों एल है, ये दोनों एम है, ये दोनों क्या है? एल एन। और एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। और देखिए स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियो एक बिंदु से भी निकलता है, Z1। जैसे कोई बिंदु दिया है 2,3,4, तो एक बिंदु दिया है तो वही डायरेक्शन रेशियो, उसी को ए बी सी बोल देंगे। डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से सूचित किया जाता है, ए बी सी से, ये ए बी सी। लेकिन अगर कोई वेक्टर फॉर्म हो तो वही डायरेक्शन रेशियो से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये 2, 3, 4 डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे दो बिंदु दे, जैसे 3, 4, 2 और 5, 6, 9, और इससे डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। x में से x मतलब 5 - 3, 6 - 4 और 9 - 2, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। मतलब 2,2,7 ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया?
और इकाई सदिश यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन दिक कोजिया। देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियो अगर दो वेक्टर दिया हो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, और इसका व्यापक रूप है a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, और इसका व्यापक रूप है, देखिए जो कोफिशिएंट है उसको ए बी सी बोल सकते हैं क्योंकि वही डायरेक्शन रेशियो है, और इसका है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो देखिए अगर दोनों का रेशियो समान हो तो ये पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, और दोनों का जो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर 0 हो तो ये क्या कहलाते हैं, r1 लंब है किस पर, r2 पे, ये समानांतर कहलाएंगे, समानांतर कहलाएंगे स्टूडेंट। ये क्या कहलाएंगे, समानांतर, ये लंब कहलाएंगे। देखिए बहुत सा बेसिक बात मैंने बताया, कुछ बताया। फिर डॉट प्रोडक्ट होता है, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए। ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक और कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा का मान निकलता है ए डॉट बी बटा में ए का मापांक बी का मापांक। और देखिए आई में आई से डॉट होता है तो 1 होता है, और आई में जे से डॉट होता है तो 0 होता है। सेम में डॉट होता है तो 1, सेम में डॉट होता है 1, और अलग अलग में डॉट होता है तो 0, अलग अलग में डॉट होता है तो 0। देखिए मैंने सभी चीज़ों को बतलाया है बारीकी तरह से। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं पार्ट 3 वीडियो पे तो प्लीज़ जाके मेरे दोनों वीडियो को देख लीजिए। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, लेकिन एक बार नज़र डाल देता हूँ जितने भी थोड़ा बताया है मैंने क्वेश्चन। ए क्रॉस बी, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन कैप, और ये यहाँ पे आई क्रॉस आई का मान 0 होता है, सेम में क्रॉस का मान 0 होता है, सेम में क्रॉस का मान 0 होता है, और अलग अलग में क्रॉस में अगला पद आता है। आई में जे से होगा तो के, और जे में के से होगा तो आई, और के में आई से होगा तो जे। लेकिन यही उल्टा हो, आई के बाद आता है जे लेकिन के आ जाए तो यहाँ पे क्रॉस माइनस जे होगा। उल्टा अगर इस फॉर्मेट में होगा आई जे के एक ही सीध में होगा तो प्लस आएगा, लेकिन ये ऐसा हो आई में के से उल्टा चल जाए, आई के बाद तो जे ही आता लेकिन उल्टा के आ जाए तो माइनस जे होगा। ये बात समझे। जो डॉट दो वेक्टर दिया हो r1 वेक्टर r2 वेक्टर, जैसे x1 i के चाहे a1 i कैप भी बोल सकते हैं, और y1 j कैप और z1 k कैप, x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप, इसका डॉट निकालना हो, r1 और r2 का डॉट निकालना हो तो डॉट निकालने के लिए सेम में सेम से गुना तभी ना 1 होता है। मतलब कि देखिए x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, ऐसे डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। और क्रॉस निकालना हो स्टूडेंट, क्रॉस r1 इंटू r2, सबसे पहले आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं और के कैप लिखते हैं, और यहाँ पे x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2 लिख दिया जाता है, और इस डिटर्मिनेंट को हल कर दिया जाता है। तो मैंने बेसिक बात बतला दिया स्टूडेंट्स। चलिए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर में 3ik प्लस 4j कैप और जो 0k कैप है, यहाँ पे जेड अक्ष के लॉन्ग नहीं जाना है तो 0k कैप है, यहाँ पे नहीं है तो 3ik प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप है, ऐसे, ठीक है। ये ए का मान है। वेक्टर बी का मान में भी 0k कैप है, -3ik प्लस 7j कैप। तो इस दोनों वेक्टर द्वारा बना त्रिभुज, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर वेक्टर, और इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण होगा थीटा।
तो दो वेक्टर हैं ए और वेक्टर बी, और इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए मैं कितना बारीकी तरह से आप लोग को समझाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर समझ में आए तो, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए स्टूडेंट, ऊंचाई देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा बगल में गाना बज रहा है, पार्टी है, बर्थडे, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे मैं माइक से बोल रहा हूँ, आपको बेहतर सुनाई देगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए स्टूडेंट, तो आधार गुने ऊंचाई होता है, और उसके बाद देखिए 1/2 और आपका आधार क्या है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मापांक ही होगा, वेक्टर ए का क्या होगा, मापांक, क्योंकि आधार एक प्रकार का लंबाई है। तो वेक्टर ए का क्या लेंगे, मापांक। और ऊंचाई, तो ऊंचाई तो इसमें दिया नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको रचना करना पड़ेगा। ऊंचाई क्या करना पड़ेगा, रचना। तो ऊंचाई आप रचना कर दिए PM। अब बताइए PMQ, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। PMQ समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ये इधर भी 90 बन रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब PM और बटा में कर्ण मतलब वेक्टर बी का मापांक। तो यहाँ से PM का मान क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा, तो PM का मान क्या हो जाएगा, तो PM बराबर हो जाएगा वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा। वेक्टर देखिए PM कहीं ना कहीं ऊंचाई है, PM कहीं ना कहीं क्या है, ऊंचाई। तो देखिए स्टूडेंट, ऊंचाई का आपका मान आ गया। ऊंचाई का मान कितना आ गया, वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा। तो हम कह रहे हैं 1/2, और देखिए ए का मापांक, बी का मापांक, साइन थीटा। अभी बताए हैं A क्रॉस B का सूत्र क्या होता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का सूत्र क्या होता है, A का मापांक, B का मापांक, साइन थीटा n कैप। और देखिए दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो n कैप का मान कितना हो जाएगा, 1। n कैप का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये इकाई सदिश है। वेक्टर A का मापांक, वेक्टर B का मापांक और केवल साइन थीटा। वेक्टर n का मापांक, n कैप का मापांक 1 हो जाएगा, तो 1 से तो साइन थीटा कम साइन थीटा। हम बताना चाह रहे हैं कि ये किसके बराबर है, कहीं ना कहीं वेक्टर A क्रॉस B के मापांक के बराबर है। मापांक क्या है, बराबर है। तो कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये आपको सूत्र लगा देना है। ये सूत्र क्या करना है, लगा देना है बिना सोचे समझे। तो 1/2 और A क्रॉस B का मान कैसे निकलता है, और उसका मापांक भी निकालना है। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए, A क्रॉस B आप निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट की सहायता से। A क्रॉस B सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए I कैप, J कैप, K कैप। और देखिए आपका मान कितना दिया है, सबसे फर्स्ट वेक्टर का मान कितना दिया है, 3, 4 और कितना 0। और सेकेंड वेक्टर का मान कितना दिया है, -3, 7 और 0। डिटर्मिनेंट को हल करके इसका मापांक निकालना है। क्या निकालना है, मापांक, A क्रॉस B का मापांक। तो 1/2। अब देखिए आपको तो हल करने आता होगा, I प्लस में, J माइनस में, K प्लस में। तो I प्लस में, तो इसको ढकेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, बताइए, बोलिए, ढकेंगे तो क्या आएगा। डिटर्मिनेंट हल कर रहे हैं, 4 0 7 0, J माइनस में, तो J को ढकेंगे तो क्या आएगा, 3 0 -3 0। J के कॉलम और रो को ढक लेना है। देखिए स्टूडेंट, और के केप को ढकेंगे, के केप प्लस में होता है। डिटर्मिनेंट को ऐसे ही हल किया जाता है। तो 3 4 -3 7, 3 4 -3 7 ऐसे। चलिए इसको हल कर दीजिए स्टूडेंट, हल कीजिए तो 1/2 I कैप।
बाएं गुना घटा के दाएं गुना ऐसे, तो 0 माइनस 0 जे कैप, बाएं गुना घटा के दाएं गुना 0 माइनस और 0 ही होगा के कैप, के कैप के कैप। तो यहाँ पे बाएं गुना 7×21 घटा के दाएं गुना -12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1/2, यहाँ पे तो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 और 12 कितना हो जाएगा 33 के कैप। तो इसका मापांक निकालना था, क्या निकालना था मापांक, a क्रॉस b का क्या निकालना था मापांक। तो मापांक का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, या यहाँ पे आई कैप है यहाँ पे जे कैप है, तो रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z², यही मापांक का सूत्र होता है। देखिए बन गया है, तो 1/2, तो 0 0 हो जाएगा, और इसका रूट का हो जाएगा, कट जाएगा, केवल रूट 33 का स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33, तो 33/2 मतलब कि कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 2 छक 12, 16.5 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा आपका वेक्टर का क्षेत्रफल। दो वेक्टर का से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, निकल गया। क्या करना था स्टूडेंट्स, a क्रॉस b निकालना था, a क्रॉस b। अब a क्रॉस b निकालने का एक और तरीका बताए थे, देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे देखिए, टेंशन मत लीजिए। a का मान कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब वेक्टर b का मापांक कितना है, वेक्टर b का कितना मान है, कितना -3i कैप प्लस 7j कैप, ये है ना। तो देखिए i में i से क्रॉस होता है, a क्रॉस b निकालना है, तो i में सेम से क्रॉस होता है तो 0 होता है, बताए हैं अभी। और i में j से होगा तो k होगा, तो 7 के 21 के कैप। अब देखिए j में i से होगा तो j के बाद तो k आता है, लेकिन i आ गया उल्टा है तो माइनस के कैप होगा। तो पहले -12 और j में i से होगा तो माइनस के कैप, और j में j से होगा तो 0 हो जाएगा, सेम से क्रॉस होता है तो 0। तो यहाँ पे कितना होगा 21 के कैप और माइनस माइनस प्लस 12 के कैप, तो 33 के कैप। और इसका मापांक निकाल दीजिए, तो मापांक क्या हो जाएगा 33 ही होगा। रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z² कीजिएगा, तो z रूट 33 का स्क्वायर, तो इस से रूट कट जाएगा तो 33 ही आएगा। तो 33/2 त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सेम टू सेम है, केवल इसमें 1/2 नहीं होगा, इसमें 1/2 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वेक्टर देखिए, दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर a दिया है, i के प्लस 2j के प्लस 3k के, और वेक्टर b दिया है, तो इसको ऐसे पैरेलल ऐसे डैश दे देते हैं। तो ये a है, तो यहाँ पे भी वेक्टर a होगा, यहाँ पे भी वेक्टर b होगा, ऐसे। तो हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम तो जानते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार देखिए, आधार तो वेक्टर a का मापांक हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर a आधार एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो वेक्टर a का क्या हो जाएगा मापांक, वेक्टर a का क्या हो जाएगा मापांक। और ऊंचाई आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसी के जैसा। अगर इसके दोनों के बीच में कोण थीटा हो रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब मतलब ऊंचाई, लंब बटा कर्ण मतलब वेक्टर b का मापांक, तो यहाँ से ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ऊंचाई का मान हो जाएगा वेक्टर b का मापांक साइन थीटा, वेक्टर b का मापांक साइन थीटा। और ये चीज़ कहलाता है आपका a क्रॉस b का मापांक, a क्रॉस b का। तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर में आपको क्रॉस करके मापांक निकाल लेना है, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं। a क्रॉस b मतलब होता है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, j कैप k कैप। देखिए स्टूडेंट, i कैप का कोफिशिएंट कितना है
मतलब कि फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है, फर्स्ट वेक्टर का 1 2 3, 1 2 3, सेकेंड का 2 - 3 1, 2 - 3 1, इसको हल कर दीजिए। आई के प्लस में डिब्बा, जे के माइनस में डिब्बा, के प्लस में डिब्बा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि आई कैप को ढकेंगे तो क्या आएगा 2 3 - 3 1, 2 3 - 3 1। जे कैप को ढकेंगे, जे कैप को, रो और कॉलम को, तो 1 3 2 1, और के कैप को ढकेंगे तो 1 2 2 - 3। चलिए इसको हल कर दीजिए। आई कैप बाएं गुना घटा के दाएं गुना तो -9 हो जाएगा। 1 एकम 1, -3 दूनी 6, -3 घटा के 2 दूनी के 4। इसको हल कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 9 2 11 के आई कैप, -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, और यहाँ पे -7 के कैप हो जाएगा, क्योंकि -7 होगा, -7 के कैप। लेकिन इसका मापांक निकालना है हमको, तो इसका मापांक निकालना है 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, तो 121 25 49 जोड़ दीजिए। 121 25 और 49 तो जोड़ेंगे तो देखिए 9 5 14 1 15, 2 2 4 1 8 ना, 2 2 4 4 8 1 9, 195 हो जाएगा। 195 को आप क्या कर सकते हैं, 5 से तोड़ भी सकते हैं, तो देखिए तोड़ दीजिए। 5 3 15, 5 9 45, नहीं निकलेगा, बस यही आंसर, यही वर्ग इकाई हो गया, यही आंसर। इसका 33 या 39, इसका कोई 2 गो नहीं है, 2 गो रहता तब ना निकलता है। 5 एक ठो है, 13 एक ठो है, 3 एक ठो है, तो नहीं निकलेगा, यही आंसर। अब देखिए, अब क्वेश्चन आसान आसान है, इसी में जो था अब क्वेश्चन आपको आसान आसान मिलेगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही मज़ा भी आएगा आप लोगों को। कितना सुंदर क्वेश्चन है, दिक् अनुपात निकाले। तो दिक् अनुपात कैसे निकलता है माय डियर स्टूडेंट, तो 2 वेक्टर दिया है, वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी दिया है यहाँ पे देखिए 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो आपको ए दिक् अनुपात, पहले ए बी सी निकालिए, ए बी सी निकाल लीजिए। तो x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, यही दिक् अनुपात होता है। तो 1 में से घटेगा, देखिए 1 में से घटेगा 2, 1 - 2, और उसके बाद -2 में से घटेगा 3, और 4 में से घटेगा 5, तो -1 -5 और -1, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए आपको क्या निकालना है, दिक् कोजिया, क्या निकालना है, दिक् कोजिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 गो वेक्टर बन रहा है, एगो OA वेक्टर, ए से OA बनेगा, जैसे देखिए ये OA वेक्टर है, और बी से OB वेक्टर, ये OB वेक्टर है। अगर आपको OA चाहे A बोल सकते हैं, OB चाहे B बोल सकते हैं, लेकिन हमको इसका भी आप क्या कर सकते हैं, इसके वेक्टर में ना इसके मापांक से भाग की दे दीजिएगा, तो उसी को तो दिक् कोजिया कहते हैं। लेकिन हमको देखिए हमको मालूम है कि हमको वेक्टर ए बी का दिक् कोजिया निकालना है, तो वेक्टर सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, वही बात है। तो ओ बी में से ओ ए घटाएंगे तो यही ना आएगा, यही ना आएगा,
-1 i कैप -5 j कैप -1 k कैप। डायरेक्शन रेशियो में ना उसके मापांक से भाग दीजिएगा ना तो वही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो इसके मापांक निकाल दीजिए, इसका मापांक तो √(-1) का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 + 25 यहाँ पे 1 तो 27, तो लिख सकते हैं 3 × 27, तो 9 का 3√3 तो देखिए वेक्टर ये है और इसका मापांक ये है, तो उसको भाग दे दीजिएगा तो वही तो डायरेक्शन कोसाइन है। और आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिएगा तो इकाई सदिश हो जाएगा, लेकिन खाली भाग दे दीजिए। हमको DCS से मतलब है, DCS डायरेक्शन कोसाइन से मतलब है, दिक को जे से मतलब है। तो आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाएंगे। -1/3√3 -5/3√3 और -1/3√3। बात समझे होंगे। घटा के निकाले हैं DRS मतलब डायरेक्शन रेशियो, और उस वेक्टर में और उसके मापांक से भाग देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन। आसानी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डायरेक्शन कोसाइन ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर दिया है आपको, उसके मापांक से भाग दे देना है। तो इसके पहले वेक्टर ए का मापांक क्या होगा बताइए। तो मापांक का सूत्र क्या होता है, √(x² + y² + z²। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 + 16 + 25, तो ये 16 9 25 और 25 50 को लिख सकते हैं 25 दूनी 50, तो 5√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका मॉडुलस, इसका मापांक हो गया। तो इस वेक्टर में उसके मापांक से भाग दे दीजिए। तो देखिए आई कैप जे कैप के कैप रहेगा तो वो हो जाएगा इकाई सदिश, लेकिन इसको हटा देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन। शुरू में ही आपको बताए हैं कि वेक्टर के में उसके मापांक से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 3/5√2, 4/5√2, 5/5√2। ऐसे इसको आप काट भी सकते हैं, 1/√2 हो जाएगा। इसका परमेयीकरण भी कर सकते हैं, यही आंसर सही है। देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, किसी वेक्टर की ये दिक कोजिया हम बताए हैं कि दिक कोजिया के वर्गों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताए हैं, शुरू में ही बताए हैं। तो 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/√2 का स्क्वायर, इसका मान 1/√2 है m का, और n का स्क्वायर नहीं दिया है, n का मान निकालना है तो निकल जाएगा यहाँ से। देखिए 1 कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1/2 + n² बराबर में 1। इसको दोनों को इधर भेज देंगे ऐड करके, तो LCM 4 हो जाएगा, LCM 4, तो 1 + 2 2 = 4, n² बराबर में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3/4 + n² बराबर में 1, n² = 1 - 3/4, तो 4 एकम 4 में से 3 घटेगा तो LCM 4 - 3, तो 1/4, और n बराबर का हो जाएगा √1/4, तो क्या हो जाएगा ±1/2। ये हो जाएगा आपका n का मान। क्या हो जाएगा, n का मान। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं, और जो पूछेगा वही लाए हैं। देखिए स्टूडेंट, जो पूछेगा वही लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वेक्टर है x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष के साथ। यहाँ पे कोई वेक्टर है x अक्ष के साथ कितना 60 डिग्री का कोण, y अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण ना 45, और z अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपका दिक कोसाइन मतलब DCS आपको क्या करना है, निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या करना है, निकालना। एकदम आसान है, आप टेंशन मत लीजिए। कोसाइन का करना है, निकालना है। तो cos α, cos β, cos गामा
आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो कॉस सबसे पहले 60, फिर 45 और फिर कॉस 30 का मान निकाल लीजिए। कॉस 60 का मान बताइए, कॉस 60 का मान, रुकिए एक सेकेंड आपको बताते हैं। देखिए बायां हाथ है ना, बायां हाथ, तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसे 90 हो जाएगा, ऐसे ये 90 हो जाएगा। तो देखिए कॉस में ना, कॉस में आपको ऊपर देखते हैं, साइन में नीचे देखते हैं और कॉस में ऊपर। तो 60, देखिए 60 के ऊपर कितना उंगली है, इसके ऊपर एक ही उंगली है, तो उसमें रूट लगा के 2 से भाग, तो 1/2 हो जाएगा। कॉस 45, तो कॉस में ऊपर देखते हैं, तो ऊपर कितना उंगली है, ऊपर 2 गो, तो उसमें रूट लगा के 2 से भाग, और एक गिनती के बदला में 2 रूट लिख सकते हैं, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो 1/2। अब बोलिए 30 के ऊपर कितना उंगली है, 3 गो उंगली नहीं है, तो उसमें रूट लगा के 2 से भाग। कॉस में ऊपर देखते हैं, साइन में नीचे देखते हैं, ऐसे चाहे मान सर नहीं याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे LMN का मान दिया है, ये किसी वेक्टर के DCS हैं, ठीक बात है। तो एक्स अक्ष, और देखिए जब कोण देगा तो आपका दिक कोसाइन पूछेगा। देखिए कोण देता था अल्फा बीटा गामा, तो आपको DCS पूछता था, डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछता था, और ये LMN पूछता था। आपकी ये दिया है, L का मान दिया है कितना, 1/2। L मतलब कॉस अल्फा का मान दिया है कितना, 1/2। 1/, तो कॉस में किसका मान 1/2 होता है, यही बताए हैं, 45 का, कॉस 45 का। तो कॉस के बराबर, कॉस के बराबर, तो इसलिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए स्टूडेंट, M का मान मतलब नहीं, कॉस बीटा का मान, कॉस बीटा का मान कितना दिया है, 0। तो कॉस में किसका मान 0 होता है, 90 का। किसका, कॉस 0 का मान तो 1 होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। N का मान कितना दिया है, 1/2, मतलब कॉस गामा, तो कॉस 45 का मान, तो गामा का मान हो जाएगा 45, हो गया। तो 45 90 45 कोण बनेगा। आप समझे होंगे स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष, देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये समतल है, 2D है, और उसमें हाइट भी आ जाएगा, तब ना 3D कहलाता है कि 3D में है। ये जेड अक्ष है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैंने बताया भी है, थोड़ा सा गाना बज रहा है, लेकिन आपको पढ़ने में फोकस करना है। ऐसे मैं माइक से बोल रहा हूँ तो कह रहा है कि यहाँ पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का दिक कोजिया और दिक अनुपात। तो देखिए दिक कोजिया और दिक अनुपात बराबर होता है एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष का दिक अनुपात। तो मान लीजिए कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, कहाँ है, एक्स यूनिट तय कर रहा है, एक्स आई कैप, एक्स पर जाएगा तो एक्स आई कैप, वाई पर जाएगा तो वाई जे कैप, और जेड पर जाएगा तो जेड के कैप होगा, यही ना होता है। तो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका दिक अनुपात, तो इसमें तो वाई क्या है, 0 जे कैप, और जेड भी क्या है, 0 के कैप, है कि नहीं। तो ये एक्स अक्ष पर बिंदु है, कोई बिंदु ए है, तो मैं बता रहा हूँ कि दिक अनुपात क्या होता है, तो x 0 0। और उसी प्रकार y अक्ष का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसमें केवल x तो 0 होगा, y का मान होगा, और z अक्ष का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, 0 0 z। अब देखिए किसी दिक अनुपात में उसके मापांक से भाग देंगे, तो मापांक किसका क्या होगा, एक्स अक्ष का मापांक, इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक, तो x² + 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। तो कहीं ना
एक्स ही आने वाला है। क्या आने वाला है? एक्स। तो वेक्टर में उसके मापांक से भाग दीजिए, 0 जे केप 0 के केप, तो क्या हो जाएगा? 1 आई केप 1 आई केप 0 कॉमा भाग दीजिएगा तो x में x से x बटा x 0 बटा x दी के अनुपात में उसके मापांक से भाग देते हैं तो हो जाएगा कितना? 1 0 0 1 0 0 ऐसे 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 ऐसे। तो आप याद कर लीजिएगा x अक्ष का दी का अनुपात क्या होता है? x 0 0 और जो कोजिया होता है ये DRS है, DRS। जो DCS होता है तो x x से कट जाएगा तो 1 0 0 इसका 0 1 0 इसका 0 0 1। ये क्या हो जाएगा? दिक कोजिया। ये क्या हो जाएगा? दिक कोजिया। बात समझिए स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। देखिए अब अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे रेखा का समीकरण निकाले तो देखिए रेखा का समीकरण एक ही होता है, वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेमडा वेक्टर b। यही रेखा का समीकरण होता है। यही क्या होता है? रेखा का समीकरण। अगर किसी रेखा का समीकरण निकालना है, कोई रेखा का क्या करना है? समीकरण निकालना है, समझिएगा। तो अगर इस पे कोई बिंदु ज्ञात हो, कब निकलेगा? जब एक इस पर कोई बिंदु ज्ञात हो x1 y1 z1 और ये किसी पैरेलल वेक्टर के समानांतर जा रहा हो। जैसे ये वेक्टर एक बिंदु दिया है a और ये वेक्टर b है, a i केप प्लस b j केप प्लस c k केप। देखिए रेखा का समीकरण आप तभी निकाल सकते हैं, रेखा का समीकरण तभी निकाल सकते हैं जब रेखा एक बिंदु से जाए और किसी वेक्टर के समानांतर जाए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बिंदु का मान रख देंगे और यहाँ पे पैरेलल वेक्टर का मान रख देंगे तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये व्यापक रूप होता है रेखा का समीकरण का। और देखिए स्टूडेंट, ये है सदिश रूप और कार्तीय रूप होता है x माइनस x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा में b और z माइनस z1 बटा में c। a मतलब कि x2 माइनस x1, b मतलब y2 माइनस y1 और c मतलब z2 माइनस z1। मतलब कि ये दो बिंदुओं का दिक् अनुपात निकालने आता है ना, वही है। हम कह रहे हैं यहाँ पे बिंदु रख देंगे और यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर दिया है उसका मान का करेंगे? रख देंगे। तो ये कार्तीय रूप है, कार्टेशियन फॉर्म, और ये वेक्टर रूप है, सदिश रूप। तो आपको सदिश फॉर्म में ही निकालना है। रेखा का समीकरण निकाले तो देखिए ना, यहाँ पे बिंदु दिया है तो बिंदु के स्थान पर बिंदु का मान ये बराबर में होता है। चलिए बिंदु का मान कितना दिया है? बिंदु का मान 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2। तो सूत्र क्या होता है? वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, रेखा का समीकरण। तो a का मान रख दीजिए 2 i के प्लस 3 j के माइनस 2 k के और लेमडा, और वेक्टर b का मान कितना दिया है? समानांतर वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है 3 i के प्लस 4 j के प्लस 5 के। देखिए स्टूडेंट, मैंने बना दिया। ये रेखा का क्या होता है? समीकरण। रेखा का समीकरण का ये सूत्र है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपकी देखिए, ये देखिए x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा में x माइनस x1 बटा में a, y माइनस प्लस में 2 माइनस होता है माइनस 2, माइनस फिर प्लस ही हो जाएगा और z माइनस 1 बटा में 6। देखिए ऊपर वाला ना, ऊपर वाला ये बिंदु है
रेखा किस बिंदु से जा रहा है, तो 3, -2 और 1 से जा रहा है, और किसके समानांतर है, ये वेक्टर ए है, और किसके समानांतर है, 5i केप माइनस 3j केप प्लस 6k केप के क्या है, समानांतर है। इस रेखा के समीकरण से हमको ये चीज़ मिल गया, ये चीज़ क्या हो गया, मिल गया, ये चीज़ क्या हो गया, मिल गया, वेक्टर बी है। रेखा का समीकरण तो दिक अनुपात बताएं, तो नीच वाला ही दिक अनुपात कहलाता है, नीच वाला ही क्या कहलाता है, दिक अनुपात। दिक अनुपात 5 - 3 6, यही दिक अनुपात, और इसके मापांक से भाग दे दीजिएगा तो दिक कोजिया हो जाएगा, लेकिन केवल हमको दिक अनुपात पूछा था, तो वेक्टर बी का जो कॉफिशिएंट है वही तो दिक अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है कि वेक्टर आपको R3i के प्लस 2j के प्लस k के, ये रेखा का समीकरण दिया है, ये भी रेखा का समीकरण है, ऊपर वाला और नीचे वाला भी, दो रेखा का समीकरण दिया गया है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालें। दोनों अलग अलग तल में है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, ये समानांतर भी नहीं है। देखिए समतल में केवल समानांतर होता है तो नहीं काटता है, लेकिन 3D में ना, 3D में अगर दो तल में हो और वो नहीं काटे तो वो उसको कहते हैं स्क्यू लाइन। क्या कहते हैं, स्क्यू लाइन। चलिए मतलब दो रेखा का समीकरण दिया है, 3D में दो रेखा का क्या दिया है, समीकरण दिया है। अब वो क्या करना है कि उनके बीच का दूरी निकालना है। तो बीच का देखिए, बीच का दूरी निकालने का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, आपको बता देते हैं। बीच का दूरी निकालने का सूत्र होता है, एगो दिया है वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, और एगो वेक्टर दिया है a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2। ये दो रेखा का समीकरण दिया है, आपको बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। तो याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही वीवीआई सूत्र है, b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा में b1 क्रॉस b2 का मापांक। यही तो सूत्र होता है। आपको b1 क्रॉस b2 करना है, उसमें a2 माइनस a1 का डॉट करना है, और b1 क्रॉस b2 से मापांक से भाग दे देना है। चलिए बनाते हैं, चलिए देखिए बनाते हैं। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 कीजिए। देखिए यहाँ पे ये b1 है, ये b2 है, तो क्रॉस का यह बताए हैं आपको, डिटर्मिनेंट की सहायता से बनता है i j k। इसका कॉफिशिएंट 2 - 3 5, 2 - 3 5, और इसका कॉफिशिएंट 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। चलिए i कैप को ढकेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, और 9 हो जाएगा, और देखिए ना आप बताते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और घटा के दाएं गुना तो -10 हो जाएगा ऐसे। और जे तो माइनस में होता है, तो जे को ढकेंगे तो माइनस क्रॉस गुना कीजिए तो -6 और 5 एकम 5। अब के कैप देखिए, के कैप तो -4 और -3, बाएं गुना घटा के दाएं गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 10 19 i कैप, ये माइनस माइनस 11 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -6 -5 -11, माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप, तो -4 अब +3 हो जाएगा तो -1 के कैप। तो देखिए b1 क्रॉस b2 निकल गया, b1 क्रॉस b2 क्या हो गया, निकल गया 19 i कैप प्लस 11 जे कैप -1 के कैप। और इसमें डॉट करना है a2 माइनस a1 से, a2 ये है, ये a2 है, ये a1 है, तो इसको घटा दीजिए। ये 4 में से 3 घटेगा तो 1 i कैप नहीं होगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 जे कैप, और -6 में से 1 घटेगा तो -7 के कैप।
तो क्रॉस किए थे। तो देखिए यहाँ B1 क्रॉस B2 हो गया, यहाँ पे A2 माइनस A1 हो गया, और B1 क्रॉस B2 का ये B1 क्रॉस जो B2 है ना इसका मापांक, तो मापांक का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए इसको हल कर दीजिए, बन गया। देखिए स्टूडेंट, डॉट तो ऐसा आता है, आई में आई से डॉट, जे में जे से डॉट, के में के से डॉट, तो 19 एकम 19 में 1 से हो जाएगा, प्लस 11 में किससे हो जाएगा 1 से, अब -1 में किससे होगा -7 से। 19 का स्क्वायर 361, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 एकम 19, 11 एकम 11, -5 प्लस 7 एकम 7, 7 एकम 7, और बट्टा में इस सबको जोड़ना है, 361, 121, 19 का स्क्वायर खाली देख लेते हैं, 981 हारसी नेट 17, 361 ही होता है, और 1 को जोड़ना है, जोड़ दीजिए, मापांक को जोड़ रहे हैं, तो 3 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 6 2 8, 3 1 4, 483, ये जोड़ेंगे तो 19 11 और 7, तो 9 1 10 7 17 हारसी ने 37 बट्टा में 483, ये निकलेगा भी, आप इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 483 है ना, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1 3 6 18, 3 एकम 3, अब किसी से जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यही आंसर, यही डिस्टेंस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यही हो जाएगा डिस्टेंस। सूत्र मेन है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का मापांक, ये दो रेखा के बीच का दूरी का सूत्र है। बना दिया, आप लोग भी बना दीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब देखिए हमेशा तो छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, थोड़ा सा मेहनत भी करना है। देखिए दो रेखा का समीकरण दिया है, दोनों के बीच का दूरी निकाले, फिर वही क्वेश्चन है, गजब सर, तो निकालिए। ये आप लोग निकाल के कमेंट कीजिएगा क्या। ये देखिए दोनों में कुछ खास क्वेश्चन में अंतर देखिए ना, यहाँ पे सेम वेक्टर है। देखिए यहाँ पे देखिए वेक्टर आर का मान क्या है कि वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर बी, और यहाँ वेक्टर आर का मान क्या है A2 प्लस लेमडा वेक्टर बी ही है। देखिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप सेम है। तो जब सेम है ना, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है B1 क्रॉस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बटा में वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, ये सूत्र होता है। देखिए इसको बनाते हैं, देखिए बनाते हैं, जब सेम वेक्टर हो ना, जब सेम वेक्टर हो तो ऐसे ही बनाते हैं, ये सूत्र से वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1, तो वेक्टर बी का मान कितना है, वेक्टर बी तो सेम है, चाहे उस सूत्र से भी बना सकते हैं, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटा में वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मापांक, इससे ही बना सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल सूत्र यही होता है, इसी से तैयार हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। वेक्टर B का मान दिया है, देखिए 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप क्रॉस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और मॉडुलस होता है लास्ट में, उसमें भी मॉडुलस होता है, इसमें भी क्या होता है मापांक, कि मापांक हमेशा प्लस में होता है, दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसलिए चलिए इसको क्रॉस कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, इससे बनाइए इससे बनाइए सेम आंसर आएगा। A2 माइनस A1 कीजिए, 5 में से 3 घटेगा तो 2i कैप माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 में से 2 घटेगा तो माइनस 5j कैप, और 2 में से 1 घटेगा तो 1k कैप।
सॉरी, देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम हो गया। देखिए स्टूडेंट, वेक्टर बी के मापांक से भाग दीजिए। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इसको क्रॉस कीजिए, क्रॉस 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 क्रॉस, आई केप जे केप के केप। मेरा बैटरी भी 3% हो गया। देखिए स्टूडेंट, 3i केप माइनस 2j केप माइनस के केप में क्रॉस करना है 2i केप माइनस 5j केप प्लस 1 के केप से। तो यहाँ पे सबसे पहले आई जे के लिखेंगे और इसका यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस 5 और 1। तो इसको सॉल्व कर दिए। सबसे पहले आई, तो आई को ढकेंगे तो क्या क्या आएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 1, और फिर जे को ढकेंगे, जे माइनस में होता है, जे को ढकेंगे तो क्या क्या आएगा 3 माइनस 1 2 1, और फिर के प्लस में होता है, तो के को ढकेंगे तो क्या आएगा के रो को और के कॉलम को ढक लेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 2 माइनस 5। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बाएं क्रॉस घटा के दाएं क्रॉस, तो माइनस 2 घटा के दाएं क्रॉस, तो माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, 3 बन जाए 3 घटा के तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 15 घटा के दाएं क्रॉस माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 7i केप, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा, माइनस 5j केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो माइनस 11 के केप। ये हो जाएगा आपका क्रॉस, दोनों वेक्टर का क्रॉस। तो यहाँ इस दोनों के क्रॉस का मान कितना आया माइनस 7i केप माइनस 5j केप माइनस 11 के केप, और बटा में ये तो मॉड के अंदर ही है, बटा में b का मॉडुलस करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 तो 14 हो जाएगा, तो रूट अंडर 14। तो ऊपर का मॉडुलस निकाल देना है और रूट अंडर 14 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए ऊपर का क्या हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर बटा में रूट अंडर 14 का कि मॉडुलस है। तो 49, 25 और 121 को जोड़ देना है। हर्षिनिक 9 के 10 5 15 हर्षिनिक 4 और 4 4 8 1 9 195 बटा रूट अंडर 14, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये निकलेगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं निकलेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या था कि दो लाइन का इक्वेशन दिया था और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थे, क्योंकि ये वाला जो भी बी वेक्टर है ये समान है, तो दोनों लाइन पैरेलल था, तो पैरेलल के लिए डिस्टेंस का यही फार्मूला होता है। मॉड के अंदर बी क्रॉस a2 माइनस a1 बटा में वेक्टर बी का मापांक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया आ गया। क्वेश्चन समझना है, तरीका समझना है। इसके बाद आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए प्लेन का इक्वेशन, प्लेन, ये प्लेन है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0।
बड़ा डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन का इक्वेशन है। जो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स वाई जेड का ए बी सी, इसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, DRS, डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। तो वही पूछा है कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। इस प्लेन का इक्वेशन दिया है और दिक् अनुपात पूछा है, डायरेक्शन रेशियो, तो 2 3 5 आंसर हो जाएगा। 2 3 5 आंसर। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो कोई प्लेन, ये तो केवल एक्स अक्ष को काट रहा है, ऐसा कोई प्लेन जो तीनों को काटे, एक्स को भी मान लीजिए कि एक्स को काट रहा है ए पे और वाई को काट रहा है बी पे अंतःखंड, और जेड को काट रहा है सी पे। तो इस प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। देखिए प्लेन का इक्वेशन है, कब, जब अंतःखंड दिया हो तब, और केवल एक्स को काटे तो एक्स बाई ए इक्वल टू 1। लेकिन जब तीनों को काटे तो एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। तो देखिए तीनों को काट रहा है। कोई प्लेन एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष का अंतःखंड 2 3 4 है, तो प्लेन का इक्वेशन तो एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 4 इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा आंसर। और इसको भी इसके फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बाहरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x, 3 से 4 है वाई और 4 3 बराबर में 1। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर में 12। 12 इधर ला दीजिए, 6x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12 बराबर में 0। जहाँ पे इसका दिक् अनुपात हो जाएगा 6 4 3। बात समझे होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये तो जनरल फॉर्म है ही प्लेन का। ये अंतःखंड का इक्वेशन का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। इसमें केवल एक्स अक्ष का अंतःखंड दिया है, तो एक्स अक्ष खाली अंतःखंड, तो x बटा a इक्वल टू 1, तो x बाई 2 इक्वल टू 1, तो x बराबर का हो जाएगा 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। यही का हो जाएगा इक्वेशन। कोई प्लेन का केवल x अक्ष का अंतःखंड 2 है, केवल x अक्ष के अंतःखंड दिया है तो x बटा a, तीनों देगा तो x बटा a वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी तीनों होगा। एगो दिया है तो एगो होगा बस। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 आपका दिया है, दो प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। फोर एक्स प्लस 6y प्लस 8z प्लस 9 इक्वल टू 0, ये प्लेन का दूसरा इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन दिया है स्टूडेंट्स, और हम जानते हैं कि ये जो x का y का और z का कोफिशिएंट होता है इसको DRS कहते हैं, DRS। तो ये भी DRS है, ये भी DRS है 4 6, और हमको समानांतर सिद्ध करना है। तो आप रेशियो देख लीजिए, 2/4 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, 4/8 1/2 आ गया। तो तीनों का रेशियो सेम है। जब तीनों का रेशियो सेम है तो ये पैरेलल है, इसलिए दोनों प्लेन समांतर है। चाहे प्लेन हो, चाहे रेखा हो, लाइन हो, चाहे वेक्टर हो, सब में पैरेलल का यही, समानांतर का यही कंडीशन होता है कि रेशियो आपका बराबर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर का भी यही होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। जो वो ये होता है कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लंब का शर्त है। और रेशियो बराबर हो तो उसको समानांतर का। तो ऐसा पूछते रहता है क्वेश्चन, जरूर
आप देखिएगा, आसान आसान क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। 2 3 4 है, एक बिंदु दिया है 2 3 4 और एक प्लेन दिया है, से दूरी निकालना है। दूरी, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है 4x + 3y + 5z + 6 = 0। तो हम जानते हैं कि जब भी x1 y1 z1 कोई बिंदु दिया हो और उससे प्लेन का कोई प्लेन है ax + by + cz + d = 0, इससे दूरी निकालना है, आपका डिस्टेंस निकालना है। तो इस बिंदु को x1 y1 मतलब x y z के स्थान पर रखते हैं, तो डिस्टेंस बराबर होता है ax1 + by1 + cz1 + d बटा में √a² + b² + c², ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र की फॉर्मूला की सहायता से सबसे पहले इस बिंदु को इसमें संतुष्ट कराएंगे। देखिए संतुष्ट कराया है, तो x के स्थान पर x रखेंगे। देखिए ये x1 y1 z1 है, तो रखिए यहाँ पे 4, x के स्थान पर कितना 2 3, y के स्थान पर कितना 3 और z के स्थान पर कितना 4 + 6 बटा में √a/b/c², 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 + 3 के 9 5 के 20 + 6 बटा में √16 + 9 + 25। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 20 + 6, तो 7 6 13 8 43 बटा में 25 25 50 हो जाएगा। तो 50 को आप लिख सकते हैं 25 दूनी 50, तो 43 बटा में 5√2 हो जाएगा ये आपका डिस्टेंस। आप हर प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं। हर प्रमेयीकरण क्या करते हैं, ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना, तो 43√2 बटा में यही आंसर, लेकिन आपको आगे दिखा देते हैं। तो ये 2 रूट का एक गिनती, तो 5 दूनी 10 और आप 43 में 1.414 लगभग होता है, इससे गुना करके इसको पॉइंट को इधर भगा सकते हैं, इधर बाएं भगा सकते हैं, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, 2 प्लेन दिया है ax + by + cz + d = 0, d1 I ax + by + cz + d2 = 0। देखिए दोनों प्लेन सेम है, केवल जो ये d है अचर पद वो अलग अलग है, मतलब दोनों का दिशा सेम है। देखिए दिक् अनुपात, दिशा सेम है। जब दो मतलब समानांतर हो ना, 2 समानांतर प्लेन हो, तो उनके बीच का दूरी का सूत्र होता है d1 - d2 बटा में √a² + b² + c², मोड के अंदर। तो d का यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है 5, 9 - 5 √a/b/c का 2 4 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 4 5 है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 20 और 25, 16 4 20 25, तो 45। आप 45 लिख सकते हैं, 9 5 45, तो यहाँ पे हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। आप प्रमीकरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक बिंदु से एक प्लेन की दूरी निकालना सिखाया और 2 प्लेन समानांतर हो तो उनके बीच का दूरी सिखा दिया। अब देखिए ये VVI क्वेश्चन है, एक सेकेंड।
कितना सुंदर क्वेश्चन है। दो आपका लाइन का इक्वेशन दिया है, वेक्टर r1 इक्वल टू सदिश रूप में दिया है वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b1 और वेक्टर r2 इक्वल टू a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। ये दो आपका लाइन का इक्वेशन दिया है, दो रेखा का समीकरण दिया है। कह रहा है कि इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले। दोनों रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु का करना है, निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसका बीच का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे इस बिंदु पे d का मान क्या होगा? 0 होगा। आप d निकाल सकते हैं, है ना। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा में b1 क्रॉस b2 का मापांक, सबका मापांक। आप यहाँ से d निकालिएगा तो गारंटी है 0 आएगा, अगर इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकलेगा तब। और 0 नहीं आ रहा है मतलब इसका प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं निकलेगा, साफ बात। तो एक जांचने के लिए देता है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप d का मान निकालिए, अगर 0 आ रहा है तो प्रतिच्छेद करती है, और नहीं आ रहा है तो नहीं करती है। अब देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु हम निकालना सिखा रहे हैं। सबसे पहले वेक्टर रूप में दिया है तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 3 2 माइनस 4 ये बिंदु है, तो x माइनस 3 बटा y माइनस 2 z माइनस 4 होगा तो z प्लस 4 हो जाएगा, ये बिंदु है। और नीचे होता है दिक् अनुपात 1 2 2 1 2 2। ये आपका हम जांचने के लिए बताए थे कि प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए d निकाले। लेकिन ये प्रतिच्छेद करेगा, गारंटी है 0 आएगा, इसमें 0 का हो जाएगा, आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में व्यक्त कर रहे हैं। इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, x 5 माइनस 2, इसमें तो z के है ही नहीं, तो 5 माइनस क्या, x माइनस 5 बटा y माइनस 2 तो y प्लस 2 और z माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि k का गुणांक नहीं है। और दिक् अनुपात क्या है 3 2 6। तो आपका दो रेखा का समीकरण वेक्टर रूप से किस में हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में होगा, यहाँ से आपको पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट का करना है, निकालना है। तो पॉइंट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले इसको a के बराबर कीजिए और इसको कीजिए पूरे इक्वेशन को b के बराबर माना, b कर दीजिएगा। b मानने के बाद इसमें से x का मान लिखिए, 1 से गुना कीजिए a से तो a हो जाएगा, 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा a प्लस 3 और y का मान क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस 2, ये माइनस को जाएगा प्लस में, और z का मान क्या हो जाएगा 2a i प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4। ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 2 से x का मान क्या होगा बताइए, x का मान तो 3b प्लस 5 माइनस 5 का प्लस 5, अब y का मान क्या हो जाएगा 2b माइनस 2 और z का मान 6b बस। और यहाँ पे क्या है 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में व्यक्त करना है और वहाँ से x y z का मान निकाल लेना है। और x y z का मान निकालने के बाद तुलना करना है, तुलना कंपेयरिंग करना है। ये भी x का मान और ये भी किसका मान, x का मान, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो a प्लस 3 बराबर होगा 3b प्लस 5 के। तो यहाँ पे 3b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 ही होगा समीकरण 1। और यहाँ पे ये भी y का मान, ये भी y का मान, तो इक्वेट तुलना कर दीजिए। तो 2a प्लस 2 किसके बराबर होगा, 2a प्लस 2 होगा
2b माइनस 2 के, तो 2a इधर 2b प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, और ये 2 प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो -2 और ये -2 तो -4 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए, a माइनस b, ये -4 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a माइनस बी का मान कितना आ गया, -2। समीकरण कितना, b, और दोनों समीकरण को हल कर दीजिए a एंड b से। तो a माइनस 3b इजकल टू 2 और a माइनस बी इजकल टू -2। तो माइनस प्लस प्लस a कट गया, और माइनस यहाँ पे 2b होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो b का मान कितना आ गया, -2, माइनस भेज दिए, तो b का मान कितना आ गया, -2, और b का मान -2 आ गया, तो a का मान भी निकल जाएगा। तो -3 दूनी -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो जाएगा 6 घटेगा तो 2 में 6 घटे तो 4, तो a का मान क्या हो जाएगा, -4। एक b का मान यहाँ पर रखिएगा ना, तो a का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ पे a का मान रख दीजिए चाहे b का मान रख दीजिए, तो बिंदु का हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे b का मान रख देते हैं, तो b का मान -2 निकला है, -2। b का मान कितना निकला है, -2। तो 3 गुने -2 प्लस 5, तो -6 प्लस 5 -1। 2 गुने -2 -2, तो -4 -2 -6, और 6 गुने -2 तो -12। तो बिंदु हो जाएगा -1 -6 -12। आप a का मान भी रखिएगा, a का मान भी तो उतना ही आएगा, a का मान भी रखिएगा तो क्या आएगा, उतना ही आएगा। देखिए -4 अब +3, -1 -4 दूनी 8, हमें से 2 घटेगा तो -6, और -4 दूनी 8, अब -8 -4 -12। तो क्या करना था, कार्टेशियन फॉर्म में व्यक्त करना था, और वहाँ से XYZ का मान निकाल के तुलना कर देना था, और a b का मान निकाल के इसमें पुट कर देना था, तो बन जाएगा। तो आप क्या किए, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल दिए, प्रतिच्छेदन बिंदु का किए, निकाल दिए। ये भी VI क्वेश्चन है, इसको जहाँ समझे कि समाप्त, आपका समाप्त हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 3D समाप्त, वेक्टर एंड 3D समाप्त। देखिए एक लाइन का आसान भी है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन का ना जनरल पॉइंट निकालना है, जनरल पॉइंट, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालना है। जनरल पॉइंट मतलब कि इसके बराबर में कुछ मान लेना है, k मान लीजिए, k मान लीजिए। तो k मान लीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 10k अब +11, 10k +11। y का मान कितना हो जाएगा, तो -4k अब -2 +2 इधर में -2, और z का मान क्या हो जाएगा, z का मान हो जाएगा -11k अब -8। तो देखिए ये हो गया आपका जनरल बिंदु। तो ये जो जनरल बिंदु है इस रेखा पर कहीं पे भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी। तो इस यहाँ पे भी होगा, ये बिंदु इस रेखा पर है कि नहीं है, तो है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो -10k + 11 -4k -2 और -11k -8, ये बिंदु इस रेखा पर है, ये जनरल फॉर्म है। तो कह रहा था कि इस रेखा दिया है, और एक बिंदु से ना इस बिंदु से इस बिंदु का इमेज निकालना है। क्या निकालना है, इमेज। देखिए इस बिंदु का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि ये बिंदु इस रेखा पर लंब है, इस रेखा पर क्या है, लंब है। तो लंब बिंदु भी पूछ सकता है। तो देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले आपको जनरल बिंदु निकाल देना है, और जनरल बिंदु निकालने के बाद क्या करना है कि आपको ना देखिए इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है, डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है, 10 -4 और -11 दिया कि नहीं, नीचे वाला ही डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो 10 -4 -11 डायरेक्शन रेशियो है। इस रेखा का घटा के निकाल लेंगे, घटा के निकाल दीजिए इस रेखा का डायरेक्शन निकालिए।
ये ए बी का है, ए बी का डायरेक्शन रेशियो है। अब पी क्यू का निकाल दीजिए, पी क्यू रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए, दिक् अनुपात। तो घटा के निकाल दीजिए, घटा के। तो 10 के प्लस 11 में से -2 करना है, -4 के -2 में से -1 घटाना है, और -11 के -8 में से 5 घटाना है। तो कितना हो जाएगा? 10 के प्लस 9 -4 के माइनस प्लस तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -2 का +1 -1, -11 के -13। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? ये दिक् अनुपात है। क्या है? और चूँकि दोनों लंब है, चूँकि पी क्यू और ए बी लंब है, तो लंब है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है? 0 के बराबर। 0 के बराबर होता है ना, तो 0 के बराबर तो कीजिए, तो A1 A2 कीजिए। देखिए ये A1 है, ये पी क्यू रेखा का ये A1 है, B1 है, ये C1 है। यहाँ पे A2 B2 C2, तो डॉट मतलब गुना कीजिए A1 में A2 से। तो 10 के प्लस 9 से गुना करना है किसमें? 10 से। और B1 का मान -4 के -1 में गुना करना है किससे? -4 से। और यहाँ पे -11 के -13 में गुना करना है -11 से, बराबर 0। लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 100 के 90 -16 के प्लस 16 की हो जाएगा यार, माइनस प्लस हो जाएगा, -+4 -121 के प्लस 3 3 1 4 143 बराबर में 0। 100 के 16 के 121 के। हमको इतना सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन अभी 1 के भी नहीं हुआ है। हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग सहायता कीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा। तो यहाँ पे के वाला को जोड़ेंगे 6 1 7 2 1 3 और 1 2 237 के। और यहाँ पे जोड़ेंगे 90, यहाँ पे 90 4 143 90 4 143 4 3 7 9 4 13 हर्षिन 1 237 बराबर में 0। तो 237 के इक्वल टू -237, ये कटेगा तो के का मान -1 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस रेखा का दिक् अनुपात तो दिया ही था, डायरेक्शन रेशियो का किया था, दिया था। रेखा का डायरेक्शन रेशियो का किया था, दिया था। इसका जनरल पॉइंट निकाल के इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए। इस पी क्यू रेखा का भी डायरेक्शन रेशियो का किए, निकाले डायरेक्शन रेशियो, और दोनों का मतलब कि शर्त लगा के का मान निकाल लिए। और के का मान -1 है तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए, के का मान रखिए, के का मान। तो 10 गुने -1 प्लस 11, 4 -4 गुने -1 -2, -11 गुने -1 -1 है। तो -10 और 11, तो 11 में से 10 घटेगा तो 1, प्लस 4 और -2 तो 2 हो जाएगा। और 11 प्लस 11 में से 8 घटेगा तो 3, तो कितना हो गया? 1 2 3। ये बिंदु निकल गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना निकल गया? 1 2 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना निकल गया? 1 2 3। तो कभी कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, तो 1 2 3 हो जाएगा। और ये मध्य बिंदु है, इमेज का कभी भी ये मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से आप इमेज का भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इमेज देखिए, इसको मान लीजिए x1 y1 z1, तो इस दोनों का जोगफल 1 के बराबर होगा, मतलब 2 + x1 बटा 2 बराबर में 1। तो यहाँ से x1 का मान निकल जाएगा, 2 एकम 2 जो घटेगा तो 2 में से 2 घटेगा तो x1 का मान 0 हो जाएगा। फिर देखिए -1 प्लस y1
बटा 2 बराबर हुआ किसके, 2 के। तो 2 दूनी के 4, तो y1 का मान कितना हो जाएगा 5, माइनस में इधर प्लस, और यहाँ पे 5 प्लस z1 बटा में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 3। तो 3 दूनी 6, 5 में 6 में से 5 घटेगा तो 1। तो बिंदु हो गया 0 5 1, 0 5 1। ये इमेज हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, रेखा के समीकरण से डायरेक्शन रेशियो दिया था और ये पॉइंट का भी डायरेक्शन रेशियो निकालना है, और लंब के शर्त से के का मान निकाल देना है, और के का मान रखेंगे तो बिंदु निकल जाएगा, अब बिंदु निकल जाएगा तो इमेज भी निकल जाएगा, इमेज भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। थोड़ा सा कठिन था। अब देखिए लास्ट ही क्वेश्चन है, बस ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए स्टूडेंट्स, ख़त्म होने वाला है। देखिए बहुत ही, रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर आज इक्वल टू a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो कह रहा है एक रेखा का समीकरण निकाले, एक रेखा का समीकरण निकाले जो बिंदु से जाती है, कितना से जाती है, 2 3 5 से होकर जाती है, और 2 रेखा पर लंब होती है। 2 रेखा पर क्या होती है, इतना पर लंब होती है। तो हम जानते हैं कि 2 वेक्टर हो, इसमें देखिए रेखा में वेक्टर भी दिया है, तो 2 वेक्टर दिया हो और उसका लंबवत वेक्टर इसके बीच में कोण थीटा हो, तो इसका लंबवत वेक्टर कैसे निकलता है, तो a क्रॉस b से। a क्रॉस b ही लंबवत वेक्टर देता है, लंबवत वेक्टर देता है कि नहीं। तो इस दोनों को क्रॉस कर देंगे, इस दोनों को क्रॉस कर देंगे तो इसका लंबवत वेक्टर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, एक सेकंड समझाते हैं आप लोगों को। हम कहना चाह रहे हैं कि एक रेखा का समीकरण निकालना है जो इतना बिंदु से जाती है। तो देखिए रेखा का समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण क्या करना है, निकालना है। तो रेखा का समीकरण निकालना है, तो रेखा का समीकरण होता क्या है, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो a बिंदु होता है, जो बिंदु दिया है, तो बिंदु कितना दिया है, 2i के प्लस 3j के प्लस 5k के, ये दे दिया है, और लेमडा। और b कैसे निकलेगा, तो b क्या है, इस रेखा के दिशा में जाने वाला सदिश है। तो इस देखिए जो इस दोनों रेखा पर जो लंबवत होगा इसी के ही दिशा में होगा। तो इसका b ना, इसका b, इस रेखा का b इस दोनों के क्रॉस से मिलेगा। ये जो दोनों रेखा है ना, जो इसके क्रॉस कर देंगे, b1 क्रॉस b2 कर देंगे, ये b1 है, ये b2 है, तो इसको क्रॉस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो क्रॉस कर दीजिए i j k। तो इसका सदिश क्या है, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, इसका सदिश 1 माइनस 1 और 2। तो देखिए इधर आई कैप, तो आई कैप को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस 2 एकम 2, माइनस प्लस हो जाएगा। और जे कैप को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, जे कैप को ढकेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 2, और के कैप को ढकेंगे तो -1 तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 जे कैप और यहाँ पे -2 के कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा खाली 4 जे कैप और -2 के कैप। ये हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण। इस दोनों के ना जो सदिश वेक्टर है ना, सदिश वेक्टर जो सदिश वेक्टर है, ये तो बिंदु है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखा का बिंदु है कि इस बिंदु से रेखा जाती है। ये इस रेखा का ये वेक्टर है, इस रेखा का ये वेक्टर है, तो इस दोनों के क्रॉस से इसका लंबवत वेक्टर निकल जाएगा जो यहाँ पे है, इसका क्रॉस किए हैं यहाँ पे, तो रेखा का समीकरण निकल गया। ये b कैसे निकला, b1 क्रॉस b2 से। अब देखिए लास्ट में आपको समानांतर सिद्ध करना है, तो आप जानते ही हैं, अनुपात देख लीजिए। देखिए इसमें 1/2 है, ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2 है, तो इसका अनुपात बराबर होगा तो समानांतर है। और 2/4 का अनुपात भी कितना होता है, 1/2।
2/4 का, और -3/-6 का भी अनुपात कितना होता है 1/2। तो देखिए ये दोनों सदिश का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों सदिश समानांतर है, तो इसका रेखा भी समानांतर होगा, इसका रेखा भी क्या होगा, तो इसलिए R1 समानांतर है किसके, R2 के, रेखा R1 समानांतर है किसके, R2 के। तो इसी के साथ दोस्तों मैं एथी करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरा 100 लाइक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए प्लीज़, हाई रिकमेंडली, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, पार्ट 3 वीडियो। तो कम से कम तो 100 लाइक्स होना चाहिए। कमेंट ज़रूर करें स्टूडेंट्स। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।